नारा गूंजेगा दुनिया के कोने कोने में। संविधानिक भारत के राष्ट्रपिता डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर की जय। संविधानिक भारत के राष्ट्रपिता डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर की जय। जब तक सूरज चांद रहेगा बाबा आपका काम रहेगा। जब तक सूरज चांद रहेगा बाबा आपका काम रहेगा। 21वीं सदी आम्बेडकरिज्म की होगी। देश और दुनिया हमारी होगी। 21वीं सदी आम्बेडकरिज्म की होगी। देश और दुनिया हमारी होगी। जय भीम का नारा गूंजेगा दुनिया के कोने कोने में। आप सभी को और दुनिया में जहाँ जहाँ भी लोग हमारे इंटरनेट के ब्रॉडकास्ट को देख रहे हैं, दुनिया के तमाम लोगों को डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के 125वें बर्थ एनिवर्सरी सेलिब्रेशंस की मंगल कामनाएं। जिन लोगों ने देश भर से इस अंतर्राष्ट्रीय आयोजन को बनाने के लिए जो जो योगदान दिया, अभी काफ़ी लोगों ने आकर कंट्रीब्यूशन दिया। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कंट्रीब्यूशन नहीं दे पाए, लेकिन जिन्होंने अपना समय दिया, अपना श्रम दिया। गरीब लोगों ने 50 रुपया 100 रुपये दिया, अमीरों ने जितना उनके पास था वो दिया। मेरे लिए दोनों ही बराबर है। जो गरीब का पास 50 रुपया है वो मेरे लिए ज़्यादा इम्पोर्टेंट है अमीरों के 1000 रुपये से, क्योंकि मैं जानता हूं कि दलित आदिवासियों के बीच में जिन लोगों के पास पैसा नहीं है, लेकिन उनका दिल इतना बड़ा है कि डॉक्टर अंबेडकर जयंती के उपलक्ष्य में उन्होंने उनकी मंथली इनकम का बहुत बड़ा पोर्शन जो है वो डोनेट किया है। ऐसे कई लोग हैं और उसी के वजह से ये अंतर्राष्ट्रीय आयोजन जो है वो बहुत बड़ा सफलता की तरफ जा रहा है। कल जब बजट पढ़ा जाएगा तो उसको आपको अंदेशा आएगा कि कितना लाख रुपया जो है इस पर लगा हुआ है। कल बजट आपके पास आएगा, लेकिन मोटे तौर पे मैं आपको बता सकता हूं आज कि 20 लाख रुपया जो है लगभग ये जो है पूरे आयोजन और दुनिया भर में इसको ब्रॉडकास्ट करने के लिए और इंडिया में एडवर्टाइज करने के लिए जो है लगाया गया है। उसका डिटेल जो है वो कल आप लोगों के आगे इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट आएगा। ये 125वीं जयंती जो है वो 125वीं जयंती पूरे दुनिया के लिए बड़ी इंपॉर्टेंट जयंती है और संघ एम्बस के लिए इसलिए अति विशिष्ट हो जाती है क्योंकि संघ एम्बस ये पहला ऑर्गेनाइजेशन है देश का और दुनिया का जिसने अंबेडकरिज्म के आधार पर सिस्टमैटिक प्लान बनाकर उसे सक्सेस करने का मूवमेंट जो है 2007 से चलाया। और हमें खुशी है इस बात की कि वो नेशनल प्लान टू सक्सीड इन अंबेडकरिज्म जो है वो आपके सामने है और डॉक्टर अंबेडकर प्लान जिसमें पॉलिसीज ऑफ अंबेडकरिज्म है ये भी आपके सामने है। मैं समझता हूं कि अंबेडकराइट मूवमेंट में ये दोनों जो प्लान्स है, नेशनल प्लान टू सक्सीड इन अंबेडकरिज्म एंड डॉक्टर अंबेडकर प्लान जिसमें पॉलिसीज ऑफ अंबेडकरिज्म है, ये संघ एम्बस का देश के लिए, दुनिया के लिए और अंबेडकराइट आंदोलन के लिए सबसे बड़ा योगदान है। किस लिए योगदान है? क्योंकि बाबा साहब अंबेडकर की जो विचारधारा थी उस विचारधारा में 2007 के पहले बहुत बड़े कॉन्ट्रडिक्शंस जो है वो निर्माण हुए थे और वो कॉन्ट्रडिक्शंस जो है वो कॉन्ट्रडिक्शंस बाबा साहब अंबेडकर का लिटरेचर जो लगभग 40 वॉल्यूम्स में अभी स्प्रेड है, 24 वॉल्यूम्स राइटिंग एंड स्पीचेस एंड सोर्स मटेरियल्स के, 12 वॉल्यूम कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली डिबेट्स के, 4 वॉल्यूम जो बाबा साहब अंबेडकर ने 20 कमेटीज और सब कमेटीज में जो कार्य किया संविधान सभा के, उसकी रिकॉर्ड्स और इसके अलावा फिर बाबा साहब के बायोग्राफिकल रिकॉर्ड्स वगैरह है उसको हम इंक्लूड नहीं कर रहे हैं, लेकिन बाबा साहब का जो ओरिजिनल राइटिंग एंड स्पीचेस है वो लगभग 40 वॉल्यूम्स के अंदर स्प्रेड है, जिसको पेजेस टू पेजेस अगर गिना जाए तो लगभग 25,000 पेजेस के ऊपर बाबा साहब अंबेडकर का पब्लिश प्राइमरी सोर्सेज जो है वो लिटरेचर है। और ये लिटरेचर वास्ट होने की वजह से इसमें स्वाभाविकता जो है वो कॉन्ट्रडिक्शन आना स्वाभाविक था।
बाबा साहब का लिटरेचर बहुत ज्यादा एग्जॉस्टिव होने की वजह से और उसमें 90% से ज्यादा इंग्लिश में होने की वजह से 2007 तक एम्बेसी की निर्मित के पहले, राष्ट्रीय प्लान की निर्मित के पहले बाबा साहब अम्बेडकर के जो विचार है, जो थॉट्स है, उसमें ग्रेट कॉन्ट्रडिक्शन जो है वो निर्माण, जो रिपब्लिकन आंदोलन है, दलित आंदोलन है और बहुजन आंदोलन है, तीनों के ही तरफ से बड़ा ग्रेट कॉन्ट्रडिक्शन देश के अंदर में हुआ। लेकिन इस ग्रेट कॉन्ट्रडिक्शन को हमने सॉल्व करने का बड़ा साइंटिफिक जो है वो प्रोसेस किया और मुझे खुशी है इस बात की कि 23 साल से बाबा साहब अम्बेडकर को पढ़ रहा हूं और आज मैं ये क्लेम कर सकता हूं कि बाबा साहब अम्बेडकर को पब्लिश लिटरेचर को वर्ड टू वर्ड पढ़ने वाला और वन टाइम नहीं, 2 टाइम्स नहीं, कई बार पढ़ने वाला दुनिया में अगर कोई व्यक्ति होगा तो वो व्यक्ति आपके आगे आज यहां पर खड़ा है। इसका जो है वो मुझे गौरव है और यही मेरी कमाई है दुनिया में। विजय मानकर कि अगर कोई अर्निंग है, कोई कमाई है, तो वो ये कमाई है कि दुनिया में अंबानी या वॉरेन बफेट के पास बहुत पैसा हो सकता है, देश में दुनिया में बहुत सारे लोगों के पास पैसा हो सकता है, लेकिन फिलॉसफी और विचारधारा की अगर दौलत किसी एक इंसान के पास दुनिया में है तो वो विजय मानकर इस बात को अच्छे से सुन लीजिए आप। और ये एनलाइटमेंट आने के लिए जिस समय आप अपने जीवन का त्याग करोगे, जिस समय आप अपने जीवन को त्याग दोगे, मिटा दोगे और जब पूरी तरह बाबा साहब और भगवान बुद्ध की विचारधारा को समर्पित होगे, उसके बाद 20 साल 25 साल बाद जब आप ये काम करोगे तब शायद जाके आपको ये एनलाइटमेंट प्राप्त हो सकता है। तो मैं ये समझता हूं कि संघ एम्बेसी ने जो है 2007 में जो राष्ट्रीय प्लान बनाया, जो डॉक्टर अम्बेडकर प्लान बनाया, मैं समझता हूं कि ये बड़ा महत्वपूर्ण प्लान है। 125वीं जयंती बाबा साहब अम्बेडकर की है और हमें खुशी है इस बात की कि भारत भर में और दुनिया भर में ये जयंती बहुत बड़े पैमाने पर मनाई गई। भारत में हर कोने कोने में, हर गांव में, हर स्टेट में ये जयंती हुई और इसके साथ यूरोप में, अमेरिका में, ऑस्ट्रेलिया में, एशिया में कई जगहों पर ये जयंती हुई। मैं समझता हूं कि ये अच्छा संकेत है। लेकिन जो लोग मूवमेंट से जुड़े हुए हैं, जिनको 2007 के प्लान के डिक्लेरेशन के स्पीचेस याद है या 2012 के इसी कस्तूरबा पार्क के स्पीचेस याद है, तो हमने 2007 में ये डिक्लेयर किया था। क्या डिक्लेयर किया था? ये डिक्लेयर किया था कि अब आम्बेडकरिज्म के बगैर ये देश नहीं चलेगा। पूरी दलित और बहुजन मूवमेंट को और पूरे देश को हम आम्बेडकरिज्म के प्रति जो है वो रीओरिएंट करेंगे। ये डिक्लेरेशन हमने 2007 में किया था और अगर देश में आज इस तरह की अगर सिचुएशन आ गई है कि चाहे मजबूरी में क्यों ना हो, सोनिया गांधी और मोदी जी को भी अगर बाबा साहब अम्बेडकर का नाम लेना पड़ रहा है तो इसका क्रेडिट जो है वो एम्बेसी को जाता है। कुछ चीजें जो है वो डायरेक्टली आपको समझ में नहीं आती, इनडायरेक्टली समझ में आती है। संयुक्त राष्ट्र ने पहली बार बड़े पैमाने पर बाबा साहब अम्बेडकर की जयंती 14 अप्रैल को मनाई। संयुक्त राष्ट्र के इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ कि बाबा साहब अम्बेडकर की जयंती को ऑफिशियली सेलिब्रेट किया गया। क्यों सेलिब्रेट किया गया? इसका रीजन लोगों को नहीं समझेगा। संघ एम्बेसी तो पहला ऑर्गेनाइजेशन है जिसने जुलाई महीने के अंदर संयुक्त राष्ट्र को यह लेटर लिखा, चार्टर लिखा। क्या चार्टर लिखा? चार्टर ये लिखा कि बाबा साहब अम्बेडकर के 14 अप्रैल को इंटरनेशनल डे ऑफ ह्यूमैनिज्म एंड एनलाइटमेंट डिक्लेयर किया जाना चाहिए। क्यों डिक्लेयर किया जाना चाहिए? क्योंकि दुनिया में बहुत सारे ग्रेट लीडर्स हुए, लेकिन संयुक्त राष्ट्र ने केवल 18 जुलाई जो है वो नेल्सन मंडेला के बर्थडे को इंटरनेशनल डे डिक्लेयर किया। तो हमने संयुक्त राष्ट्र को यह लिखा कि भाई दुनिया को अच्छा बनाने में बहुत सारे लोगों का कंट्रीब्यूशन है। मार्क्स का कंट्रीब्यूशन है, वोल्टेयर का कंट्रीब्यूशन है, राउसू का कंट्रीब्यूशन है, रॉल्स का कंट्रीब्यूशन है और जाने बहुत सारे लोग हैं जिनका कंट्रीब्यूशन दुनिया को अच्छा बनाने में है। लेकिन इन तमाम कंट्रीब्यूशंस में दुनिया आज जो अच्छी हुई है, आज जो एक
डेमोक्रेटिक वर्ल्ड ऑर्डर बना है, एक जस्ट वर्ल्ड ऑर्डर, जस्ट सोसाइटी की बात पूरी दुनिया में हो रही है, तो मैं दावे से इस बात को कहता हूं कि दुनिया को इस पोजीशन तक लाने में अगर दुनिया के ग्रेट लोगों में अगर ग्रेटेस्ट कंट्रीब्यूशन अगर किसी का होगा तो वर्ल्ड हिस्ट्री में वो दो लोगों का है, और वो दो लोग हैं, एक है भगवान बुद्ध और दूसरे है डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर। एक है सम्यक संबुद्ध और दूसरे है मॉडर्न बुद्ध। मैंने बाबा साहब अम्बेडकर को नई पदवी दी है, और वो नई पदवी है कि ही इज द मॉडर्न बुद्ध, एंड आई एम ओनली रिमाइंडिंग द पीपल what Bhikkhu Chandramani said on 23rd October 1956 in Mumbai, when he went from Nagpur to Mumbai, and when he was asked by the people कि आपने बाबा साहब अम्बेडकर को दीक्षा दिया नागपुर में, तो उन्होंने कहा, बंदे चंद्रमणि ने कहा, बंदे जी हमारे बीच में चंद्रमणि यार नामी है, वहां बंदे जी का वास्तव्य है, तो चंद्रमणि बंदे जी को 23 अक्टूबर 1956 को बंबई में लोगों ने ये पूछा कि बंदे जी आपको कैसे महसूस हो रहा है कि आपने एक बहुत बड़े ग्रेट पर्सन को वर्ल्ड हिस्ट्री में जिन्होंने 10 लाख लोगों को बुद्धिस्ट बनाया, दुनिया की हिस्ट्री का सबसे बड़ा कन्वर्शन किया, तो उनको दम्भ दीक्षा देके आपको कैसा लग रहा है? तो भिक्खु चंद्रमणि ने ये कहा कि मैं अनुग्रहित हो गया, मेरा जीवन धन्य हो गया, मेरा जीवन का पर्पस फुलफिल हो गया। मैंने तो केवल दम्भ दीक्षा दी, फॉर्मेलिटी की, लेकिन बाबा साहब अम्बेडकर सही मायने में नव बुद्ध है। ये बात बंदे चंद्रमणि ने 23 अक्टूबर 1956 को बंबई के अंदर लोगों के साथ में डिस्कशन करते हुए कहा। तो इसलिए ये टिबेट से दलाई लामा जी का जो कंफ्यूजन आया है बोधिसत्व का, उसको मैं क्लियर कर रहा हूं, और मैं ये डिक्लेयर कर रहा हूं कि भगवान बुद्ध के बाद अगर कोई मॉडर्न बुद्ध हुआ है, कोई बुद्ध हुआ है, तो वो डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर है। इस बात को जो है मैंने डिक्लेयर किया, और यही मेरे इंटेलेक्चुअल बायोग्राफी का डिस्कोर्स है, यही मेरी इंटेलेक्चुअल बायोग्राफी का डिस्कोर्स है। क्या डिस्कोर्स है? मैं बहुत सारे विषय पर बोलूंगा, बड़ी महत्वपूर्ण बात है जिसको हमें समझने की जरूरत है। क्या समझने की जरूरत है? कि बाबा साहब अम्बेडकर की दो चीजों को हमें बड़े अच्छे से समझने की जरूरत है। क्या अच्छे से समझने की जरूरत है? एक, बाबा साहब अम्बेडकर का पर्सनालिटी एंड वर्क, दूसरा बाबा साहब अम्बेडकर का फिलॉसफी, पॉलिसी, आइडियोलॉजी, प्रोसेस एंड पाथ। ये दोनों चीजों को हमें अच्छे से समझने की जरूरत है। क्या बाबा साहब का पर्सनालिटी है? क्या बाबा साहब का वर्क है? क्या बाबा साहब का आइडियोलॉजी है, फिलॉसफी है, पॉलिसी है, पाथ एंड प्रोसेस है? ये चीजों को अगर आप नहीं समझेंगे तो आप मिसगाइड हो जाएंगे। दलित आंदोलन, रिपब्लिकन आंदोलन और बहुजन आंदोलन की हिस्ट्री ये कहती है कि जिन लोगों ने आंदोलन चलाया, जिन्होंने जीवन लगाया, वो अपने जीवन में कुछ अच्छा काम तो किया, पर वो रेवोल्यूशन नहीं ला सके, मूवमेंट को सक्सेस नहीं ला सके। इसका बेसिक कारण अगर कुछ है तो उसका बेसिक कारण ये है कि बाबा साहब अम्बेडकर की पर्सनालिटी, बाबा साहब अम्बेडकर का ग्रेटेस्ट हिस्टोरिकल वर्क, और इसके साथ अम्बेडकरिज्म की विचारधारा, तत्वज्ञान, नीति, प्रक्रिया और मार्ग, ये चीजों को जो है वो ऑर्गेनाइजेशंस और वो सो कॉल्ड लीडर्स जो है वो नहीं समझ पाए थे। बाबा साहब अम्बेडकर का पूरे फिलॉसफी को अगर हम कंसोलिडेट कर ले तो दो चीजों में बाबा साहब अम्बेडकर का फिलॉसफी कंसोलिडेट होता है। किन दो चीजों में वो फिलॉसफी कंसोलिडेट होता है? एक कंसोलिडेट होता है रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ इंडिया, भारत का पुनर्गठन, न्यू इंडिया, न्यू सोशल ऑर्डर। भारत को नया भारत बनाना है और नई समाज व्यवस्था बनाना है। ये एक बाबा साहब अम्बेडकर के फिलॉसफी, पॉलिसी का लक्ष्य है। दूसरा क्या लक्ष्य है? दूसरा लक्ष्य है रिकंस्ट्रक्शन ऑफ द वर्ल्ड, दुनिया की पुनर्रचना करना। दो चीजों को हमें ठीक से समझने की जरूरत है, क्योंकि जब हम बाबा साहब अम्बेडकर को डिस्कस कर रहे हैं, जब हम बाबा साहब अम्बेडकर को डील कर रहे हैं, तो हम एक इंडिविजुअल को या केवल एक ग्रेट मैन को डील नहीं कर रहे हैं, हम दुनिया के एक ऐसे ग्रेट रेवोल्यूशनरी और एनलाइटेंड पर्सन को डील कर रहे हैं जो
तमाम मानव दुखों के अंत का मार्ग जो है हमें दे रहे हैं। तो इसलिए बाबा साहब अम्बेडकर की फिलॉसफी के दो पीक पॉइंट्स है, दो क्रक्स है जिसे हमें समझना होगा। क्या पीक पॉइंट्स एंड क्रक्स है? रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ इंडिया, दैट इज द न्यू इंडिया, न्यू सोशल ऑर्डर, और दूसरा है रिकंस्ट्रक्शन ऑफ वर्ल्ड, यानी भारत का पुनर्गठन करना, नया भारत बनाना, नया समाज व्यवस्था बनाना, और दूसरा है दुनिया की पुनर्रचना करना। बाबा साहब अम्बेडकर का आंदोलन ये दुनिया का सबसे बड़ा हिस्टोरिकल आंदोलन है। क्या बाबा साहब अम्बेडकर की न्यू इंडिया और न्यू सोशल ऑर्डर की पॉलिसीज है? और ये बातें मैं हमारे लोगों के लिए डिटेल में कह रहा हूं, और आजकल नए नए लोग, दोज हु आर फॉलोइंग इन लव विद डॉक्टर अम्बेडकर, उनके लिए विशेष तौर पे कह रहा हूं, नया नया प्यार डॉक्टर अम्बेडकर के साथ किसका हो गया है? सबसे ज्यादा नया प्यार हो गया है मोदी जी को। दूसरा नया प्यार हो गया है राहुल गांधी और सोनिया गांधी जी को। 2 दिन यहां पर आई, हमारे ही समय में काट के जो है कलेक्टर को मिसमैनेज करके सभा लगाई, और राहुल गांधी की कहने कि रोहित वेमुला डॉक्टर अम्बेडकर की तरह थे। मैं सोचता हूं कि रोहित वेमुला अगर डॉक्टर अम्बेडकर की तरह होते तो रोहित वेमुला ने सुसाइड नहीं किया होता। ये मैं आज क्लियर कह रहा हूं। रोहित वेमुला ने सुसाइड नहीं किया होता, उन सुसाइड करने के तमाम कारणों को इरेडिकेट किया होता जिसके वजह से कास्ट डिस्क्रिमिनेशन होता है। तो राहुल गांधी अभी उनके विषय में बोलने में ज्यादा समय खर्च करना अच्छा नहीं है, क्योंकि अभी जो है उनका जो स्टडी है अभी बहुत, अभी उसमें मैं बोलना नहीं चाहता हूं, उनका डिग्री जो है आप लोग चेक कर लो, मैं उसमें ज्यादा इंटरेस्टेड नहीं हूं। एक बात ये है। दूसरा जो है मोदी जी कह रहे हैं कि भाई मैं अगर प्राइम मिनिस्टर बना तो बाबा साहब के संविधान की वजह से बना। बहुत लेट समझ में आया। अब तक मोदी जी को शायद यही लगता था कि मैं प्राइम मिनिस्टर जो है आरएसएस के संविधान की वजह से बना, लेकिन लेट सही, लेकिन मोदी जी को यह समझ में आया कि अगर वो प्राइम मिनिस्टर बने तो बाबा साहब के संविधान की वजह से बने। तो मोदी जी ने अपने भाषण में कहा 14 अप्रैल को महू को, और मैं समझता हूं मोदी जी सही एड्रेस पे, सोनिया गांधी गलत एड्रेस पे आ गई। मोदी महू में सही एड्रेस पे गए क्योंकि बाबा साहब का बर्थ प्लेस जो है वो महू है, और सोनिया गांधी जो है रॉन्ग प्लेस पे आ गई, रॉन्ग एड्रेस पे आई, हमारे ग्राउंड पे आ गई। इसलिए थोड़ा सा 2 दिन उन्होंने हमको तकलीफ दिया, इसलिए थोड़ा तकलीफ तो मैं भी उनको दूंगा। कांग्रेस के लोग अगर सुन रहे हैं, आरएसएस के लोग सुन रहे हैं, दोनों लोग नागपुर में होंगे, पंडाल में नहीं होंगे, शर्म आ रही होगी तो चिंता मत करो, पीछे की चेयर पे कम से कम बैठ जाओ। अगर आगे का सोफे पे आपको बैठने का राइट नहीं, तो कम से कम पीछे के चेयर पे बैठने का तो आपको अधिकार है। हम इतना आपका मानव अधिकार और मूलभूत अधिकार छीनने वाले लोग नहीं, हम मानवतावादी लोग हैं, आपके जैसे अमानवीय जो है वो जानवर प्रवृत्ति के लोग नहीं है कि जिन्होंने गांव के बाहर और जंगलों में जो है लोगों को रखा। तो इसलिए कांग्रेस के लोग और आरएसएस के लोग जहां भी सुन रहे हो तो पेड़ों में मत छुपिए, कम से कम आके पीछे के चेयर पे बैठिए, बुरा मत मानिए। आप लोगों के लिए ही विजय माल्या भाषण दे रहा है आज। आप लोगों के लिए ही, भागवत जी के लिए, मोदी के लिए, और सोनिया गांधी और राहुल गांधी के लिए, और नया नया प्यार केजरीवाल को भी हो गया तो उसके लिए भी दे रहा हूं। और किस किस का नाम, हमारे लोगों का नाम लेना भी ठीक नहीं जा रहा। एक लीडर हमारे यहाँ पर भी आके गए, एनालिसिस ऑफ कास्ट पे बहुत बोल के गए, तो उनके ऊपर में मैं ज्यादा बोलूंगा नहीं आजकल, क्योंकि जो है आज वो मेरा सब्जेक्ट नहीं हो सकता, कल अगर कुछ बोलूं तो बोलूं मैं। तो मोदी जी ने ये कहा, क्या कहा मोदी जी ने? मोदी जी ने ये कहा कि मैं बाबा साहब के संविधान की वजह से प्राइम मिनिस्टर बना, और अगर ऐसा बाबा साहब का संविधान नहीं होता तो एक झाड़ू पोछा करने वाली महिला का लड़का देश का प्रधानमंत्री नहीं बन सकता था। मोदी जी आपने सही बात कही, लेकिन मैं आपको दूसरी सही बात कर रहा हूं कि अगर आप सही में बाबा साहब अम्बेडकर के फॉलोअर हैं तो अभी भी आप झाड़ू पोछा करने का काम छोड़ो और सही में प्रबुद्ध भारत बनाने का काम करो। आप झाड़ू पोछा, अभी भी झाड़ू पोछा ही लगा रहे हैं। स्वच्छ भारत अभियान, स्वच्छ भारत अभियान ये जो अभियान है और कुछ नहीं है, जो पंडों ने इलाहाबाद के गंदगी की, जो इलाहाबाद वाराणसी के आपके कॉन्स्टिट्यूएंसी के भट्टों ने, भिखारियों ने, पंडों ने, चोरों ने
उच्चों ने जो गलती की हजारों साल की, उसकी सफाई करने का, झाड़ू पोछा लगाने का काम ही आप कर रहे हो। और अगर आप ऐसा काम करोगे तो आप बाबा साहब के अभी तक फॉलोअर नहीं हुए। मोदी जी अच्छे से सुनिए, भाषण आपको ही देना नहीं आता है। ये बात हो रही है कि मीडिया आपको दिखाती है, हमको दिखाती, लेकिन अभी हमने इंतजाम कर लिया है। आपका मीडिया इंडिया में दिखेगा, हमारा मीडिया जो है वर्ल्ड में दिखेगा। तो इसलिए मैं मोदी जी से कह रहा हूं कि आप अपनी मदर की तरह झाड़ू पोछा मत कीजिए। झाड़ू पोछा करना अच्छा काम नहीं, वैसे कोई भी काम बुरा नहीं होता है। अगर बुद्धिस्ट फिलॉसफी में कोई भी श्रम बुरा नहीं होता है, लेकिन आपको झाड़ू पोछा करने का काम नहीं करना चाहिए। तो मोदी जी को मैं कुछ चीजें रिमाइंड करना चाहता हूं, क्योंकि बाबा साहब पे तो मैं बहुत बोलूंगा, कल भी बोलूंगा। मैं मोदी जी को दो चीजें रिमाइंड करना चाहता हूं, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि मोदी जी की मेमोरी थोड़ा कमजोर हो गई है। क्या याद दिलाना चाहता हूं, विजय मानकर नेशनल प्रेसिडेंट अम्बेडकर पार्टी ऑफ इंडिया ने 2 चार्टर आपको दिए। क्या चार्टर दिए? और भी दिए, लेकिन 2 चार्टर विशेष आपको दिए। मैं 5 साल से बोल रहा हूं यार, शर्म करो, बड़े हो गए, फुल पैंट पहनो। तो उन्होंने सीक्रेट सभा ली, इंटरनल अखिल भारतीय प्रतिनिधि सभा में कहा नहीं यार हम लोग अभी फुल पैंट पहन लेते हैं। उसमें भी डिबेट हुआ नीला पहने की खाकी पहने। तो अभी मैं कह रहा हूं आप खाकी पहनो, नीचे का पैंट खाकी रखो, पहनो, कोई दिक्कत नहीं है। ये ऊपर की काली टोपी आपकी मैं निकालने वाला हूं। आपकी ऊपर की काली टोपी निकालूंगा और उसके ऊपर नीली टोपी आपको पहनाऊंगा। एक दिन विजय मानकर का संकल्प है। तो इसलिए पैंट खाकी पहनो, कोई दिक्कत नहीं है, टोपी आपकी नीली पहनना पड़ेगा आपको, क्योंकि दुनिया में नीली टोपी के बगैर कुछ होने वाला नहीं है। तो मैं प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया को, unlike our Bollywood friends of Bombay, who want to our great officers of Bombay, who want us to know Dr. Ambedkar through Amir Khan, तो ऐसे महान पढ़े लिखे ऑफिसर्स लोग जिनकी अकल कम हो गई है, ऐसे अनलाइक दोस्त ऑफिसर्स में नरेंद्र मोदी को 2 डायरेक्ट बातें रिमाइंड करना चाहता हूं। क्या रिमाइंड करना चाहता हूं? एक बात, मैंने आपको जुलाई मंथ में प्राइम मिनिस्टर ऑफिस में चार्टर दिया। क्या चार्टर दिया कि भाई आप बाबा साहब की 125वीं जयंती मनाना चाहते हैं, आपने डिसीजन लिया। तो मैंने आपको चार्टर दिया कि आपको संयुक्त राष्ट्र में ये रिजोल्यूशन मूव करना चाहिए। क्या रिजोल्यूशन मूव करना चाहिए? कि बाबा साहब अम्बेडकर का 14 अप्रैल ये अंतरराष्ट्रीय मानवतावाद और प्रबुद्धवाद दिवस डिक्लेयर किया जाए। ये चार्टर मैंने आपको जुलाई महीने के अंदर दिया। अब मजे की बात देखिए, मैंने पहला चार्टर प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया को दिया क्योंकि हम बड़े राष्ट्रवादी लोग हैं। कैसे राष्ट्रवादी है? कि हम ये बात को जानते हैं कि संविधान की प्रक्रिया क्या है। हम ये जानते हैं कि वो हमारा इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव है, भले ही गलत चुनाव की पद्धति से चुन के आया है। वो हमारा झगड़े का इशू है कि भारत की चुनावी व्यवस्था प्रातिनिधिक नहीं है, भारत के अंदर रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी नहीं, और प्रधानमंत्री हमारा पूरा प्रधानमंत्री नहीं, वो 33% का प्रधानमंत्री है, 33% का प्राइम मिनिस्टर है। ये हमारी चुनावी व्यवस्था का इशू है, मैं इस पे आज नहीं बोलूंगा। लेकिन फिर भी यू आर आवर इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव, इसलिए मैंने आपसे ये कहा कि भैया आपने योगा के ऊपर रिजोल्यूशन लाया। अब योगा तो बहुत बड़ी चीज है, रामदेव बाबा उसके बड़े एडवोकेट है, और मैं रामदेव बाबा को बार बार कहता हूं यार योगा अगर इतना अच्छा है तो रामदेव बाबा आप अपना थोड़ा हाथ मारना तो सुधार के दिखा दो उससे। तो रामदेव बाबा योगा से आप नहीं सुधार सके, लेकिन कोई बात नहीं, आपने योगा के लिए रिजोल्यूशन मूव किया। योगा भी आपका नहीं है, योगा भी आपका नहीं है, पतंजलि का नहीं है। आप गलत हिस्ट्री, गलत इंटरप्रिटेशन मत करो। योगा ये हमारे मुनियों ने, यतियों ने, इस देश के अंदर श्रमण कल्चर के लोगों ने जो है वो योगा का निर्माण किया। आपने योगा का निर्माण नहीं किया। इस बात को भी मैं कह रहा हूं, पर आज में योगा मेरा सब्जेक्ट नहीं है, तो योगा के लिए आप रिजोल्यूशन मूव कर सकते हो, जो मैंने कहा। तो मैंने मोदी जी से ये लिखा कि भाई आप बाबा साहब जैसे ग्रेट व्यक्ति, आप आज नया नया प्यार हो गया है आपको बाबा साहब से, तो आप रिजोल्यूशन मूव करो यूनाइटेड नेशंस के अंदर। पहला चार्टर लिखा मोदी जी को, दूसरा चार्टर दिया यूएनए के सेक्रेटरी जनरल को। अब मजे की बात देखिए कि संयुक्त राष्ट्र के सेक्रेटरी जनरल से मुझे आंसर आया। उन्होंने कहा कि आपका प्रस्ताव बहुत अच्छा है, बट सेक्रेटरी जनरल यूएनओ के जो रूल्स है, वी आर बाउंडेड
सर्टेन रूल्स, और सिंपल रूल्स है, एक कंट्री कोई भी मूव करे, रिजोल्यूशन मूव करे और उसमें वोटिंग हो जाए और हम डिक्लेयर कर देंगे वी डोंट हैव एनी ऑब्जेक्शन, योर प्रपोजल इज वेरी गुड प्रपोजल। ऐसा मेरे पास में एक्नॉलेज कॉपी है सेक्रेटरी जनरल के ऑफिस से। सेक्रेटरी जनरल के ऑफिस ने मुझे एक सप्ताह के अंदर रिप्लाई दिया, लेकिन मोदी जी ने आज तक जो है प्राइम मिनिस्टर ऑफिस से उसका रिप्लाई नहीं दिया। मैं मोदी जी से सवाल पूछ रहा हूं कि आपने जो है आज तक जो है इसके ऊपर में रिप्लाई क्यों नहीं दिया, अगर आप बाबा साहब के काम को इस देश में करना चाहते हो। पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, 26 नवंबर संविधान दिवस, इसके उपलक्ष्य में जब पार्लियामेंट बाबा साहब अंबेडकर को आदरांजलि दे रही थी, कमेमोरेट कर रही थी, तब मैंने दूसरा चार्टर दिया। क्या चार्टर दिया? 10 पॉइंट अंबेडकर एजेंडा। आई हैव गिवन 10 पॉइंट अंबेडकर एजेंडा टू द पार्लियामेंट एंड टू द प्राइम मिनिस्टर्स ऑफिस। मैंने ये कहा कि भाई द पार्लियामेंट इज हिस्ट्री, अगर बाबा साहब को कमेमोरेट कर रही तो अच्छी बात है, लेकिन बाबा साहब का विचार अगर सही में इंप्लीमेंट कर दिया जाए तो इंडिया बहुत ग्रेट हो सकता है। दिस इज अ रियलिटी। और इसलिए मैंने 10 पॉइंट अंबेडकर एजेंडा दिया। क्या 10 पॉइंट अंबेडकर एजेंडा दिया? उसमें 5 इक्वालिटी लॉस की बात की। व्हाट आर दोज 5 इक्वालिटी लॉस? द 5 इक्वालिटी लॉज आर, फर्स्ट, द एंटी कास्ट डिस्क्रिमिनेशन लॉ, द सेकंड इज द रिजर्वेशन लॉ, द थर्ड इज द SC/ST सब प्लान लॉ, फोर्थ द इक्वालिटी अपॉर्चुनिटी मेजर्स लॉ, फिफ्थ amending the Constitution of India and incorporating the human rights as the fundamental rights। ये 5 जो है वो मेजर, और इसके साथ अफर्मेटिव एक्शन इन प्राइवेट सेक्टर का, ऐसे 10 पॉइंट का एजेंडा मैंने प्राइम मिनिस्टर ऑफिस को दिया। क्यों दिया? क्योंकि बाबा साहब अंबेडकर ये पहले व्यक्ति है जिन्होंने इस बात का डायग्नोस किया। किस बात का डायग्नोसिस किया? कि कास्ट ये बेसिक प्रॉब्लम है देश की, और कास्ट केवल ये कोई रिलीजियस एस्पेक्ट नहीं, इसका सोशल और इकोनॉमिक डिमेंशन भी है और पॉलिटिकल डिमेंशन भी है। और इसके वजह से भारत के अंदर में बड़े पैमाने पर एक्सक्लूजन हो रहा है। लोगों को, आदिवासियों को जंगल में रखा गया, दलितों को गांव के बाहर रखा गया, महिलाओं को राइट्स नहीं दिए गए, शूद्रों को वर्ण व्यवस्था में गुलाम बनाया गया। और ये 3600 साल तक देश में चला, बुद्धिस्ट पीरियड को छोड़कर। बुद्धिस्ट पीरियड को अगर छोड़ दिया जाए तो। और इसलिए बाबा साहब अंबेडकर ये पहले ग्रेट इंटेलेक्चुअल है, पहले ग्रेट स्कॉलर है भारत के और दुनिया के, जिन्होंने कास्ट की प्रॉब्लम को भारत के अंदर में सेंट्रल प्रॉब्लम बनाया। और बाबा साहब अंबेडकर की न्यू इंडिया की जो विजन है, न्यू सोशल ऑर्डर का जो विजन है, उसमें इक्वालिटी और जस्टिस की पॉलिसीज ये सेंट्रल पॉलिसीज है। बाबा साहब की पॉलिसीज में द पॉलिसीज ऑफ इक्वालिटी एंड जस्टिस आर द सेंट्रल पॉलिसीज विदाउट सैक्रिफाइसिंग लिबर्टी एंड फ्रेटर्निटी। तो भारत के अंदर में जो जाति आधारित सामाजिक आर्थिक विषमता है, उस जाति आधारित सामाजिक आर्थिक विषमता को अगर समाप्त करना है तो भारत के अंदर में इन 5 लॉस को, पॉलिसीज को और इंस्टीट्यूशंस को बनाने की जरूरत है। वो कौन सी 5 चीजें हैं? एक, भारत के संविधान में अमेंडमेंट करके मूलभूत अधिकारों में मानव अधिकारों को इनकॉर्पोरेट करना होगा, उसको पब्लिक एंड प्राइवेट के ऊपर में अप्लाई करना होगा, इंक्लूडिंग द जुडिशरी। दैट इज द फर्स्ट पॉइंट। द सेकंड पॉइंट इज कि भारत के अंदर में जो बाबा साहब अंबेडकर की स्टेट्स एंड माइनॉरिटीज है, उस स्टेट्स एंड माइनॉरिटीज में बाबा साहब अंबेडकर ने क्लियरली लिखा था जो स्टेट्स एंड माइनॉरिटीज इंप्लीमेंट नहीं हो सकी। क्या लिखा था? कि भारत में एंटी डिस्क्रिमिनेशन लॉ बनाया जाना चाहिए। अब भारत के अंदर में अगर जाति के आधार पर डिस्क्रिमिनेशन है तो भारत में एंटी कास्ट डिस्क्रिमिनेशन लॉ बनाया जाना चाहिए। तो रोहित वेमुला का सुसाइड इसलिए हुआ क्योंकि रोहित वेमुला एक क्लासिक केस है कि किस तरह से डिस्क्रिमिनेशन, कास्ट डिस्क्रिमिनेशन हायर एजुकेशन के इंस्टीट्यूशंस में होता है। रोहित वेमुला एक एग्जाम्पल है। रोहित वेमुला एक एग्जाम्पल है,
लेकिन चाहे वो हायर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस हो, चाहे वो प्राइवेट कंपनीज हो, चाहे वो सोसाइटीज हो, ट्रस्ट हो, मंदिर हो, चाहे वो गवर्नमेंट ऑफिसेस हो, या चाहे वो रेसिडेंशियल कॉलोनीज हो, देश के हर क्षेत्र में, राष्ट्रीय जीवन के हर क्षेत्र में जाति का डिस्क्रिमिनेशन, जाति का भेदभाव देश के अंदर में है। और इसलिए केवल जाति का कॉलम हटा लेने से प्रकाश अंबेडकर जी जाति का निर्मूलन नहीं हो सकता। आपको डायरेक्ट मैं कह रहा हूं आज, प्रकाश अंबेडकर जी आपका मिसकंसेप्ट है, जाके फिर से एनालिसिस ऑफ कास्ट पढ़ो। जाति का कॉलम केवल हटा लेने से जाति का निर्मूलन नहीं हो सकता। एंटी कास्ट डिस्क्रिमिनेशन लॉ पास करने से, रिजर्वेशन इन प्राइवेट सेक्टर लाने से, और इक्वालिटी अपॉर्चुनिटी मेजर्स लाने से, और भारत को बोधमय बनाने से जाति का निर्मूलन होगा। केवल कास्ट के कॉलम को हटाने से कास्ट का जो है वो निर्मूलन नहीं होगा। प्रकाश अंबेडकर जी को मैं कह रहा हूं कि आपके साथ अंबेडकर का नाम हो सकता है, पर अंबेडकर पे अगर किसी को मास्टरी है दुनिया के अंदर तो वो विजय मानकर है। इसलिए ये बात मैं आज आपको कह रहा हूं, क्योंकि आप आए और इसी ग्राउंड से कंफ्यूजन किया, इसलिए मैं आपको आंसर दे रहा हूं। और विजय मानकर इसी बात के लिए फेमस है कि वो देश और दुनिया में किसी को छोड़ता। अगर वो अंबेडकरिज्म पर गलत है तो गलत है, सही है तो सही है। इसी के लिए विजय मानकर फेमस है। मैं नाम नहीं लेना चाह रहा था, लेकिन क्योंकि आपने इस ग्राउंड में कंफ्यूजन किया, इसलिए मैं आपको यह कह रहा हूं भारत के लोगों के आगे और चैनल्स के आगे, और फिर एडवाइस कर रहा हूं कि बाबा साहब के एनालिसिस ऑफ कास्ट को जाकर पढ़ो, कास्ट इन इंडिया को जाके पढ़ो, स्टेट्स एंड माइनॉरिटीज को जाके पढ़ो, एसेज ऑन अनटचेबिलिटी वॉल्यूम 5 को जाकर पढ़ो, और साथ साथ में बुद्धा इन इस धम्मा को भी जाकर ठीक तरह से जाके पढ़ो। मैं समझता हूं अगर ये चीजें आपने पढ़ ली तो आपको कम्युनिस्टों के डायलेमा में आने की जरूरत नहीं, आपको स्वयं समझ जाएगा कि जाति का निर्मूलन कैसे हो सकता है। तो इसलिए ये बातों को हमें समझने की जरूरत है। तो बाबा साहब ने स्टेट्स एंड माइनॉरिटीज में ये कहा, क्या कहा स्टेट्स एंड माइनॉरिटीज में, कि देयर शुड बी एन एंटी डिस्क्रिमिनेशन लॉ इन इंडिया, देयर मस्ट बी अ लॉ फॉर द इंप्लीमेंटेशन ऑफ फंडामेंटल राइट्स इन इंडिया। तब जाके फंडामेंटल राइट्स रियलाइज होंगे। अभी मजे की बात देखिए, अगर मेरे मूलभूत अधिकारों का वायलेशन होता है तो मेरे वायलेशन के लिए मुझे कोई ट्रिब्यूनल अवेलेबल नहीं कि जो क्वासी जुडिशियल ऑर्डर पास कर सके। मुझे मेरे फंडामेंटल राइट्स का वायलेशन होता है तो किसी ऑफिसर को, किसी प्राइवेट पर्सन को पनिशमेंट का प्रोविजन नहीं है, अनलेस एंड अनटिल मुझे अपने फंडामेंटल राइट्स के रियलाइजेशन के लिए हर बार हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट जाना पड़ेगा। बट बाबा साहब अंबेडकर का व्यू क्या था कि देयर मस्ट बी अ लॉ फॉर द इंप्लीमेंटेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स एंड फंडामेंटल राइट्स एंड इट मस्ट बी अ पनिशेबल ऑफेंस। पर भारत के पार्लियामेंट ने अभी तक पास नहीं किया, तो मैंने दूसरा उसमें मोदी जी को लिखा कि भाई आपको एंटी कास्ट डिस्क्रिमिनेशन लॉ पास करना चाहिए ताकि रोहित वेमुला जैसी केसेस देश में ना हो, प्राइवेट सेक्टर में जो भेदभाव हो रहा है वो ना हो, और वेरियस गवर्नमेंट ऑफिसेस और वेरियस क्षेत्र में हो रहा है वो ना हो। ये दूसरा इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट था। तीसरी महत्वपूर्ण बात, बाबा साहब अंबेडकर ने अपने हयात में, जब वो लेबर मेंबर थे, तब बाबा साहब अंबेडकर ने गवर्नमेंट एम्प्लॉयर्स के अंदर में कॉन्ट्रैक्टर्स में अफर्मेटिव एक्शन पॉलिसी को इंप्लीमेंट किया था। और बाबा साहब अंबेडकर ने उस समय, क्योंकि प्राइवेट सेक्टर भारत में इतना नहीं था, प्राइवेट सेक्टर में अफर्मेटिव एक्शन का व्यू बाबा साहब अंबेडकर ने रखा था। तो अब जो लोग आरक्षण के रिव्यू की बात कर रहे हैं, तो भागवत जी मैं आपसे कह रहा हूं, हां सही में आरक्षण के रिव्यू का समय आ गया। आप कह रहे हैं कि आरक्षण का रिव्यू होना चाहिए, मैं भी कह रहा हूं कि आरक्षण के रिव्यू का समय आ गया है। और रिव्यू का समय यह आ गया है कि अब आरक्षण केवल गवर्नमेंट सर्विसेज में नहीं, अब आरक्षण प्राइवेट सेक्टर में इंप्लीमेंट करने का जो है वो समय आ गया। अब आरक्षण जुडिशरी में इंप्लीमेंट करने का समय आ गया है। अब आरक्षण आर्म्ड फोर्सेस में, साइंटिफिक एंड टेक्निकल पोस्ट में इंप्लीमेंट करने का जो है वो समय आ गया है। तो मैंने मोदी जी से कहा कि ये तीसरी चीज है जिसको करो। बाद में SC/ST सब प्लान जो आप 70-75 हजार करोड़ दिया, पीनट्स है, पर उस पर भी लॉ बनाओ, उसको भी डाइवर्ट कर देते हैं लोग, तो इस पे लॉ बनाओ। तो इस तरह से जो है मोदी जी को मैंने 2 चार्टर दिए, लेकिन मैं आज आपसे ये कह रहा हूं कि प्राइम मिनिस्टर मोदी ने इसके ऊपर रिप्लाई तो नहीं दिया, वो मुझे रिप्लाई ना दे,
कोई दिक्कत नहीं। पर बाबा साहब से अगर उनको ईमानदारी से अगर प्रेम है तो वो बाबा साहब की नीति को इंप्लीमेंट करे। और ये अगर वो कर लेते हैं तो मैं दावे से कहता हूं कि 5 साल के अंदर भारत की विषमता कम हो सकती है। ये बात मैं आज आपको यहां ऑथेंटिकली कह रहा हूं। पर ये लोग करेंगे नहीं। क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि जिनके बाप दादाओं ने, मैं थोड़ा सा आपकी लैंग्वेज में कह रहा हूं क्योंकि हाईली सोफेस्टिकेटेड लोग हैं और थोड़े कॉमन लोग भी हैं, जिनके बाप दादाओं ने, बाप दादा कौन? सावरकर, हेगड़ेवार, गोलवलकर, गांधी द ग्रेट। तो जिनके बाप दादाओं ने, जब बाबा साहब, कल मेरा इंटरव्यू हुआ, एक डॉक्यूमेंट्री बन रही, फिल्म डॉक्यूमेंट्री बन रही, 1 घंटा मुझे शूट किया। तो मुझे उस एंकर ने पूछा जो फिल्म बना रही है, एफटीटीआई पुणे से पास आउट है, तो उसने मुझसे पूछा कि ऐसा क्यों है सर कि बाबा साहब अंबेडकर ये तो वर्ल्ड लेवल के पर्सनालिटी है, लेकिन बाबा साहब को केवल भारत के एक लीडर करके प्रोजेक्ट किया गया। तो मैंने कहा मैडम क्या करें, हमारी बात आप लोगों को लेट समझ में आती है। क्यों लेट समझ में आती है? क्योंकि 1931 में जब बाबा साहब अंबेडकर राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में जा रहे थे, सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में पर्टिकुलरली, जब गांधी जी ने यह स्टैंड ले लिया था कि मैं अस्पृश्यों के और आदिवासियों के संवैधानिक रिकॉग्निशन के भी खिलाफ हूं, मैं उनको सेपरेट रिकॉग्निशन भी नहीं चाहता, केवल सेपरेट इलेक्टोरेट का इश्यू नहीं था। मैंने पुना पैक्ट पे बुक लिखा, अमेज़न से पूरे वर्ल्ड में जा रहा है, आप चाहे तो उसको पढ़ सकते हैं। तो गांधी जी का यह व्यू था कि एससी एसटी को सेपरेट रिकॉग्निशन भी संविधान में नहीं मिलना चाहिए, रिजर्वेशन या इलेक्टोरेट तो बहुत दूर की बात है। तो तब भारत के अस्पृश्यों ने, हमारे बाप दादाओं ने, किसके बाप दादा? हां, जब आपके बाप दादा ये कर रहे थे, तब हमारे बाप दादाओं ने, हमारे फोर फादर्स ने खून से लेटर लिखा। किससे लेटर लिखा? और खून से लेटर लिखा है इंग्लैंड की क्वीन को। और क्या कहा? लेटर का क्या कंटेंट था? कंटेंट था कि गांधी हमारे लीडर नहीं, हमारे लीडर बाबा साहब अंबेडकर है। 1931 की बात बता रहा हूं मैं आपको। और देखिए मजे की बात, 80 साल बाद इनको समझ में आया कि गांधी ग्रेट पर्सन नहीं है, ग्रेटेस्ट इंडियन नहीं है, डॉक्टर अंबेडकर ग्रेटेस्ट इंडियन है। 80 साल बाद समझ में आया। और वो भी डर लग गया कि कहीं गांधी जी को साथ में वोटिंग करा दी बाबा साहब के तो गांधी जी डिफीट हो जाएंगे, इसलिए गांधी जी को एक्सक्लूड कर दिया। तो बाबा साहब ने एक बार जीवन दान दिया, लेकिन अगर इस बार वोटिंग होती तो हम जीवन दान नहीं देते, क्योंकि अभी हम सुधर गए हैं। क्यों सुधर गए? मैं बार बार कहता हूं हमारे आदिवासी लोगों से, द्रोणाचार्य ने एकलव्य को अंगूठा मांगा और एकलव्य ने अंगूठा दिया, लेकिन विजय मानकर अगर एकलव्य होता तो वो द्रोणाचार्य को अंगूठा नहीं देता, वो द्रोणाचार्य को अंगूठा दिखाता भी नहीं, वो द्रोणाचार्य का अंगूठा काट के वापस लाता था। तो इसलिए जो है, हमारे जो फोर फादर्स हैं, उन्होंने 80 साल पहले डिक्लेयर किया कि गांधी हमारे लीडर नहीं, बाबा साहब अंबेडकर हमारे लीडर है। मैं कह रहा हूं कि आपके फादर हेगड़ेवार, गोलवलकर और सावरकर, क्योंकि सावरकर को मैंने पढ़ा है, आपने जितना पढ़ा होगा उससे ज्यादा तो नहीं, लेकिन बराबर बराबर तो पढ़ा है। हेगड़ेवार को भी पढ़ा है और गोलवलकर को भी पढ़ा है। और आपके लाइब्रेरी में जितनी किताब नहीं होगी अभी ये छुट्टी वालों के, उससे ज्यादा किताब इंडिया के अंदर नंबर 1 पहले 5 लोगों में अगर किसी की लाइब्रेरी होगी तो वो विजय मानकर की लाइब्रेरी है, इसलिए मैं बोल रहा हूं। और यही अहंकार है मेरा, और यही अहंकार के बेस पे मैं टिका हूं देश के अंदर में, क्योंकि आंदोलन ऐसा ही चलता है। इसको आप अहंकार समझो, मैं इसको सेल्फ रिस्पेक्ट समझता हूं। दिस इज द सेल्फ रिस्पेक्ट कि हम झुकेंगे नहीं, हम अपनी मेंटल स्लेवरी कभी आपके आगे नहीं कहेंगे। तो गोलवलकर को, सावरकर को और आपके कौन हेगड़ेवार को भारत के इतिहास का अंडरस्टैंडिंग ही नहीं था, कल्चर का अंडरस्टैंडिंग नहीं था। तो मैं आज उनको डिस्कस नहीं करना चाहता। तो मैं ये कह रहा हूं कि जब हमारे फादर्स, फोर फादर्स इस देश में हजारों साल की गुलामी को समाप्त करके
नया भारत बनाने का काम कर रहे थे, उस समय आपके फोर फादर्स क्या कर रहे थे, ये आपको जाके रिव्यू लेना चाहिए। हमको रिव्यू लेने की जरूरत नहीं है। तो अब मैं ये कह रहा हूं कि बाबा साहब अंबेडकर ये दुनिया में ग्रेटेस्ट है। क्यों ग्रेटेस्ट है, इसके ऊपर मैं कल डिटेल में बोलूंगा, लेकिन फिर भी मैं समझता हूं कि 2-3 बातें मैं आप लोगों को आज टच कर दूं। इसलिए टच करना जरूरी है क्योंकि हो सकता है कुछ लोग इस स्पीच को सुनने के लिए कल रहे या ना रहे। बाबा साहब अंबेडकर ने नया भारत निर्माण किया। कौन सा नया भारत निर्माण किया है? भारत की 10,000 साल की हिस्ट्री को अगर हम उठा के देखते हैं, और भारत का इतिहास वेदों से शुरू नहीं होता, भारत का इतिहास इंद्र से शुरू नहीं होता, भारत का इतिहास भरत से भी शुरू नहीं होता है। आप मेरे साथ में कल्चर का झगड़ा मत करो। यह देश को मैं भारत बोलूं या नहीं बोलूं, यह भी सवाल मैं आपके ऊपर खड़ा कर सकता हूं अगर आप कल्चर का झगड़ा कर दोगे तो। आरएसएस के लोगों को वार्न कर रहा हूं, यह भारत माता की जय, आप जाओ और सावरकर को पढ़ो, फादरलैंड बोला है उसने, मदरलैंड नहीं बोला है भारत को। तो आप जाकर जो है उसको पढ़ो और अपने फादर को करेक्ट करो। आप भारत माता की जय बोलना है बोलो, हम आपको कोई उसमें दिक्कत नहीं है। आपको जय हिंद बोलना है आप बोलो, हमको कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ये हमारी माता भी है और ये हमारी मातृभूमि है और ये हमारी धम्म भूमि भी है। भारत ये हमारी मातृभूमि है और भारत ये हमारी धर्म भूमि नहीं, हमारी धम्म भूमि है। और इसलिए ये भारत को हम प्रबुद्ध भारत बनाएंगे, यही हमारा लक्ष्य है। ये भारत को आपका हिंदू राष्ट्र नहीं बनने देंगे। आरएसएस के लोगों अच्छे से सुनो, भागवत जी को बोलो मानकर सर ने आपको अच्छा क्लास दिया है। तो इसलिए भारत की हिस्ट्री आप मत बताओ हमको, वेदों को। देश के अंदर दुनिया में ब्रह्मास्त्र सबसे बड़ा अस्त्र नहीं, दुनिया में अगर सबसे बड़ा अस्त्र है तो भीमास्त्र है और हमको चलाना आता है। तो इसलिए आप मेरे को ये भारत की हिस्ट्री, इंद्र की हिस्ट्री मत बताओ। ये हिस्ट्री विस्ट्री आपकी जो है उखाड़ के फेंक दूंगा मैं। हमारी हिस्ट्री शुरू होती है नागवंशियों से, असुरों से, और हमारा फोर फादर है वृति। हमारा फोर फादर है वृति, दक्का, बलि, महिषासुर। वो महिषासुर जिसके साथ किसने क्या किया, कौन वो लेडी थी, उसने क्या किया, उस पर मैं नहीं बोलूंगा क्योंकि लेडीज को मैं ज्यादा रिस्पेक्ट करता हूं। तो इसलिए उस पर मैं नहीं बोलूंगा, मैं उसकी हिस्ट्री में नहीं जाऊंगा। वो स्मृति ईरानी से पूछो पार्लियामेंट में जो बोली उसने, कि वो महिषासुर जिसने शादी करके लीगली लाया उसको, जिसने ट्रू लव करके मैरिज करके लाया, उस महिषासुर को क्यों मारा, वो कौन थी, उस पे मैं नहीं बोलूंगा, मैं आज नहीं बोलूंगा। लेकिन ये आपकी हिस्ट्री कल्चर जो है, आपका हिंदुत्व फेल हो रहा है देश के अंदर में। तो इसलिए जो है आरएसएस के लोगों, भागवत जी, हवा जोर से चल रही है। भारत में नीली सुनामी आ रही है, काली टोपी संभाल के रखो। भारत की हिस्ट्री 10,000 साल पहले शुरू होती है, इंडो नागाज, इंडो असुराज से, इंडस वाली सिविलाइजेशन से। एंड इट वॉज अ रैशनलिस्टिक कल्चर, इट वॉज अ ह्यूमैनिस्टिक कल्चर, इट वॉज अ साइंटिफिक कल्चर। भारत के अंदर में पहला मानवतावादी, बुद्धिवादी अगर सभ्यता और संस्कृति अगर किसी ने बनाया होगा तो हमें गौरव है इस बात की, हमारे फोर फादर्स इंडो नागाज और इंडो असुराज ने उसको बनाया, आपके आर्यों ने नहीं बनाया है। तो इसलिए झगड़ा मत चालू करो देश के अंदर में। अगर झगड़ा आपने चालू किया, 3600 साल का झगड़ा चला है और हमारे अंदर इतनी ताकत है कि आपसे 3 लाख साल भी हम और लड़ाई कर सकते हैं। हमारी पेशेंस को, स्ट्रेंथ को चेक मत करो। तो बाबा साहब अंबेडकर ने नया भारत बनाया। क्या नया भारत बनाया? भारत 10,000 साल की सभ्यता में जो भारत थे, कौन से भारत थे? एक भारत था इंडो नागास इंडिया, नाग असुर भारत, या उस भारत को मैं कह सकता हूं जम्बू द्वीप, या उस भारत को मैं कह सकता हूं अगर व्यक्ति के नाम पे रखना है तो वृत्ति का भारत। भारत का भारत नहीं, वृत्ति का भारत। उस वृत्ति का भारत जिसको केंद्र ने छल कपट करके, सोम पी के, सूरा कर कर
और व्यभिचार करके जो है वो उसको धोखे में मारा, उस वृत्ति का भारत, उस डका का भारत। मैं आपके भारत को चैलेंज कर रहा हूं, और अगर आप ज्यादा डिबेट करोगे तो भारत का नाम क्या होना चाहिए इस पर भी अब डिबेट होगा इसके आगे। लेकिन मैं आज कल्चर हिस्ट्री में नहीं जाना चाहता। लेकिन 4 इंडिया थे। कौन से इंडिया थे? नाग, असुर, सिंधु इंडिया। दूसरा इंडिया वैदिक इंडिया। तीसरा इंडिया बुद्धिस्ट इंडिया। फोर्थ इंडिया इज हिंदू इंडिया। और इसके अंदर थोड़े थोड़े इस्लामिक इंडिया, क्रिश्चियन इंडिया, ब्रिटिश इंडिया, ये सारे इंडियाज। बाबा साहब अंबेडकर ने 10,000 साल की सभ्यता में एक नया इंडिया बनाया। कौन सा वो नया इंडिया बनाया? वो इंडिया, वो भारत इस 10,000 साल में नहीं था, इंक्लूडिंग द पीरियड ऑफ अशोका। अशोका वॉज अ ग्रेट एम्परर, पर उनके पीरियड में भी ये इंडिया नहीं था। कौन सा वो इंडिया? वो इंडिया है संवैधानिक और लोकतांत्रिक भारत। संवैधानिक और लोकतांत्रिक भारत, कॉन्स्टिट्यूशनल एंड डेमोक्रेटिक इंडिया। तो बाबा साहब अंबेडकर ने अपने 36 साल के रेवोल्यूशन में आज जो इंडिया हम देख रहे हैं, जो भी भारत का डेवलपमेंट हो रहा है, वो इंडिया, 2 तरह का इंडिया बाबा साहब अंबेडकर ने बनाया। कौन से 2 तरह का इंडिया? एक बनाया डेमोक्रेटिक इंडिया, दूसरा बनाया कॉन्स्टिट्यूशनल इंडिया। और इस डेमोक्रेटिक इंडिया को कॉन्स्टिट्यूशनल इंडिया के बेस पे बाबा साहब अंबेडकर ने रखा। यह पहला फैक्ट है जिसको हमें समझने की जरूरत है, जो 10,000 साल की सभ्यता में भारत में नहीं था। दूसरा, बाबा साहब अंबेडकर ने 10,000 साल की भारत की सभ्यता को चेंज किया, एक नई सभ्यता का फाउंडेशन आज भारत के अंदर में रखा। और बाबा साहब अंबेडकर ने इसके साथ जो भारत के ज्यूरिस्प्रूडेंस में, जो हिंदी ज्यूरिस्प्रूडेंस में, भारत के अंदर में व्यक्ति कभी भी भारत के ज्यूरिस्प्रूडेंस का यूनिट नहीं था। भारत के ज्यूरिस्प्रूडेंस का यूनिट कास्ट एंड वर्ण था। आप किस वर्ण और किस जाति से हो, उससे डिसाइड होता था कि आपको क्या स्टेटस होगा, क्या प्रिविलेजेस होंगे, क्या राइट्स होंगे। बाबा साहब अंबेडकर ने उस हिंदू ज्यूरिस्प्रूडेंस को चेंज कर कॉन्स्टिट्यूशनल ज्यूरिस्प्रूडेंस में इंडिविजुअल को यूनिट बनाया, इंडिविजुअल को यूनिट बनाया। यह एक बहुत बड़ा रेवोल्यूशन हुआ 10,000 साल के इतिहास में। और इसलिए बाबा साहब के आंदोलन का पहला ग्रेट अचीवमेंट है, वो ग्रेट अचीवमेंट है संवैधानिक और लोकतांत्रिक भारत। अब इस संवैधानिक और लोकतांत्रिक भारत पे बाबा साहब अंबेडकर एक नया भारत बनाना चाहते थे। उस संवैधानिक और लोकतांत्रिक भारत में बाबा साहब अंबेडकर एक नई समाज व्यवस्था बनाना चाहते थे, जिसे हम कास्टलेस सोसाइटी एंड क्लासलेस सोसाइटी कहते हैं। इस संवैधानिक और लोकतांत्रिक भारत को बाबा साहब अंबेडकर एनलाइटेंड इंडिया बनाना चाहते थे, जिसे हम प्रबुद्ध भारत कहते हैं। उसके लिए बाबा साहब अंबेडकर ने किसी विशेष तरह की पॉलिसीज को दिया है। वो क्या पॉलिसीज ऑफ अंबेडकरिज्म है, उनको हम डिटेल में कल बहुत डिटेल में उसको देखेंगे। और इस संवैधानिक और लोकतांत्रिक भारत से आगे जाकर बाबा साहब अंबेडकर, जिसको बाबा साहब अंबेडकर ने 4 बातें कही। क्या 4 बातें कही? डेमोक्रेटिक वर्ल्ड ऑर्डर, न्यू वर्ल्ड ऑर्डर, मॉडर्न वर्ल्ड, न्यू वर्ल्ड। बाबा साहब अंबेडकर की रिकंस्ट्रक्शन ऑफ वर्ल्ड की फिलॉसफी ये 4 चीजों में है। कौन सी 4 चीजों में है? डेमोक्रेटिक वर्ल्ड ऑर्डर, यानी हमको दुनिया में संवैधानिक व्यवस्था चाहिए। दूसरा, दुनिया में नई व्यवस्था चाहिए। तीसरी, दुनिया को आधुनिक दुनिया बनाना है, मॉडर्न वर्ल्ड बनाना है। चौथा, दुनिया को न्यू वर्ल्ड बनाना है। ये 4 चीजें बाबा साहब की रिकंस्ट्रक्शन ऑफ वर्ल्ड की फिलॉसफी है। और भारत को नया भारत बनाने के लिए, नई समाज व्यवस्था बनाने के लिए रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ इंडिया की बाबा साहब अंबेडकर की बहुत सारी पॉलिसीज है। मैं समझता हूं ये तमाम चीजों को अगर इंप्लीमेंट कर दिया जाए तो मैं दावे से कहता हूं कि 10-20 साल के अंदर भारत एनलाइटेंड इंडिया बन सकता है, और उससे आगे जाकर एक प्रबुद्ध विश्व की निर्मित भी हो सकती है। ये कैसा किया जाएगा, बाबा साहब की क्या आइडियाज थी, बाबा साहब क्यों ग्रेट हुए, ग्रेटेस्ट लोगों में
मार्क्स हुए, वॉल्टर हुए, राउसू हुए, लॉरा वैलेंटिनी है, ना जाने पॉगी है, कितने फिलोसोफर्स हुए जिन्होंने दुनिया को अच्छा बनाने का मार्ग दिया। लेकिन इन सब से आगे जाके बाबा साहब क्यों ग्रेट है, कैसे दुनिया से दुख निवारण किया जा सकता है और अंबेडकरिज्म से कैसा किया जाएगा, उसका प्रैक्टिकल प्रोग्राम क्या है, ये तमाम बातों के ऊपर में मैं समझता हूं कि मैं आप लोगों को कल जो है वो डिटेल में गाइड करूंगा। मैं आज केवल 2 आइडियाज आप लोगों के लिए देकर जा रहा हूं। एक है रिकंस्ट्रक्शन ऑफ इंडिया, न्यू इंडिया एंड न्यू सोशल ऑर्डर। सेकंड इज द रिकंस्ट्रक्शन ऑफ वर्ल्ड, यानी दुनिया की पुनर्रचना। बाबा साहब अंबेडकर को, अंबेडकरिज्म को अगर समझना है तो ये काम करना बहुत जरूरी है। लेकिन जाते जाते मैं आपको कुछ बातें कहूंगा जो इस 1 साल में अगर आप किसी काम को डेडिकेट कर दो तो आप क्या क्या अचीव कर सकते हो। इसका संघ एम्बस ने 1 साल में क्या क्या किया, ये जयंती को सही में 125वीं जयंती बनाने के लिए उसकी रूपरेखा देता हूं और अपने वक्तव्य को समाप्त करूंगा क्योंकि ड्रामा का समय हो रहा है। सबसे इंपॉर्टेंट काम 2, यूनाइटेड नेशंस को हमने ये कन्विंस किया कि डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर की जयंती ये इंटरनेशनल डे ऑफ ह्यूमैनिज्म एंड एनलाइटनमेंट होना चाहिए, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, पार्लियामेंट देश को एजेंडा बनाकर देती है, लॉ और पॉलिसी बनाती है, लेकिन हमने पार्लियामेंट को पहली बार एजेंडा दिया भारत के इतिहास में कि भाई पार्लियामेंट में अगर आप बाबा साहब अंबेडकर को कमेमोरेट कर रहे हैं तो ये 10 बातें करो, जिसकी 5 मेजर बातें मैंने आज आप लोगों को बताई। ये दूसरा काम हमने किया। तीसरा काम क्या किया, एक बायोपिक 1 घंटे का जिसमें बाबा साहब का पूरा मूवमेंट और विचार शॉर्ट में एक मूवी फॉर्म में हो, वो बायोपिक हमने बनाया और मुझे खुशी है इस बात की पूरे दुनिया में लोग उसको देख रहे हैं। और यूट्यूब में 14 अप्रैल को 10,000 लोगों का क्लिक जो है उस पर हुआ। ये जो है ये यूट्यूब के अंदर में बायोपिक का बड़ा इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है। इसके साथ बाबा साहब अंबेडकर का इंटेलेक्चुअल बायोग्राफी लिखा, ये मैं समझता हूं कि हर एक को पढ़ना चाहिए। ये रेफरेंस बुक जैसे हो गया, आप इसको पढ़ सकते हैं। ये इंटेलेक्चुअल बायोग्राफी हमने लिखा। सिंपल बायोग्राफी से बाबा साहब को आप नहीं समझ सकते, इंटेलेक्चुअल बायोग्राफी लिखने की जरूरत थी जिसमें बाबा साहब का जीवन, आंदोलन, कार्य, इसके साथ बाबा साहब की आइडियाज और प्रबुद्धवाद, ये 5 चीजें इसमें है। इसके साथ बाबा साहब के राइटिंग एंड स्पीचेस का एक इंडेक्स है और एक शॉर्ट क्रोनोलॉजी भी है। ये तमाम इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स ये चीजों के अंदर में है। इसके साथ साथ मुझे खुशी है इस बात की, 2 चीजों की खुशी है। एक, मैं अनुग्रहित हूं एक बहुत विशेष बात के लिए, लेकिन उसके पहले मैं एक बात बताना चाहता हूं कि हमने अंबेडकर पीडिया डेवलप कर लिया है, विकिपीडिया का अल्टरनेटिव अंबेडकर पीडिया, और वो कल हम उसको इनॉग्रेट करेंगे क्लिक करके। कल हमारे जो गेस्ट आएंगे उनसे हम क्लिक करेंगे। आपको शॉर्ट में दुनिया में कहीं भी कोई आदमी बैठा हो, 200 कंट्रीज या स्टेट्स में कहीं पर भी बैठा हो, if he wants to know about Dr. Ambedkar, he can just go to the Google or internet and type Dr. Ambedkar and he will get Ambedkarpedia where he can know about Dr. Ambedkar in a nutshell. वो अंबेडकरपीडिया जो है हमने बना लिया, कल उसका इनॉग्रेशन होगा और मैं समझता हूं कि दुनिया भर के लोग अब बाबा साहब अंबेडकर को बैठ के, ये बायोग्राफी की भी जरूरत नहीं है, शॉर्ट में अंबेडकरपीडिया पढ़कर भी बाबा साहब अंबेडकर को लोग समझ सकते हैं। वो एक काम हमने किया। लेकिन मुझे खुशी है विशेष इस बात की, किस बात की खुशी है, और मैं अनुग्रहित हूं कि बाबा साहब अंबेडकर ने द बुद्धा एंड हिज धम्मा, जो दुनिया का महानतम धम्म ग्रंथ लिखा, जो मानव सिद्धांत, मूल्य और व्यवस्थाओं पर सबसे बड़ा स्क्रिप्चर है दुनिया का, बाइबल और कुरान से बड़ा, वो द बुद्धा एंड हिज धम्मा का हिंदी ट्रांसलेशन जो भदंत आनंद कौशल्यान जी ने किया था, कुछ कारणवश उसमें काफी मिस्टेक्स रह गई थी। मैं इस बात से सेटिस्फाइड हूं कि 55 साल से ज्यादा उसको हिंदी भाषियों ने गलत पढ़ा काफी हद तक। मुझे दुख होता था 1997 से, मेरे बीच में बंते जी और बहुत सारे बुद्धिस्ट स्कॉलर्स है, पाली स्कॉलर्स है, मैं उम्मीद करता था कि कोई करेगा 97 से, क्योंकि मैं बाकी रिसर्च में, रीडिंग राइटिंग्स में लगा हुआ था, पर्टिकुलरली नेशनल प्लान, डॉक्टर अंबेडकर प्लान के, क्रोनोलॉजी के। तो मैं सोचता था कोई इसको करेगा, लेकिन कोई नहीं कर पाया। लेकिन मैंने
अंबागढ़ चौकी के धम्म दीक्षा के बाद 16 दिसंबर 2014 की धम्म दीक्षा के बाद उस पर काम करना चालू किया। और आज मुझे इस बात का इमेंस सेटिस्फैक्शन है कि आज हिंदी भाषी लोग 60 करोड़ भारत के जो लोग हिंदी भाषी लोग हैं वो बाबा साहब के बुद्धा इन इस धम्मा का ऑलमोस्ट ऑल करेक्ट हिंदी ट्रांसलेशन पढ़ रहे हैं। सबसे ज़्यादा सेटिस्फैक्शन मुझे इस बात का है कि आज जो है ये काम हुआ है। तो यूएन को जो हमने लिखा, वो पार्लियामेंट को जो लिखा, बायोपिक बनाया हमने, इंटेलेक्चुअल बायोग्राफी बनाया, अंबेडकर पीडिया बनाया, बुद्धा इन इस धम्मा को हमने जो है वो रेक्टिफाई किया। और अब ये इंटरनेशनल प्रोग्राम आपके बीच में पूरे वर्ल्ड में हम ब्रॉडकास्ट कर रहे हैं। हम कल बाबा साहब के एनलाइटनमेंट को समझेंगे, आइडियाज़ को समझेंगे और इसको प्रैक्टिकली देश में कैसे किया जाता है। क्योंकि हमारा लक्ष्य अभी केवल कांग्रेस, बीजेपी, आरएसएस इनको क्रिटिसाइज करना नहीं है। हमारा लक्ष्य है प्रबुद्ध भारत और प्रबुद्ध विश्व की निर्मित करना। वो हम कैसे कर सकते हैं, संघ एम्बस उसका प्रैक्टिकल कैसा साइंटिफिक मॉडल है और कैसे प्रैक्टिकली उसको कर रहा है, इसके ऊपर मैं कल डिटेल में बात करूंगा। आज आप लोग हजारों की संख्या में यहां पर पूरे भारत से आए और कल भी संडे है, कल छुट्टी है, तो कल आप बड़े पैमाने पर, मैं अपील करता हूं कि सारे लोग बड़े पैमाने पर आएंगे। अब आप लोग जय भीम इंडिया को एंजॉय करेंगे और जय भीम इंडिया बनाने का आंदोलन हम कल समझेंगे। इतनी बात कहते हुए अपनी बात को यहीं समाप्त करता हूं। जय भीम, जय फुले, जय प्रबुद्ध भारत।